लास्ट लेक्चर के एंड पे हमने गॉटमैन मेथड का जो साउंड रिलेशनशिप हाउस थ्योरी है वो हमने देखी थी। उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जॉन गॉटमैन और उनकी वाइफ जूली गॉटमैन, उन्होंने ये कंपोनेंट्स डेवलप किए हैं जो कि हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए हैं और जाने जाते हैं द साउंड रिलेशनशिप हाउस थ्योरी के नाम से। सो अब हम वन बाय वन ये जो लेवल्स हैं इनको देखते हैं और जो ये साइड पे वॉल्स हैं इनको भी हम देखते हैं। सो ये टोटल 9 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज बिल्ड लव मैप्स। सो इसमें आप अपने पार्टनर की जो अंदर की दुनिया है, उनकी जो साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है, आप उसको कितना जानते हैं, उनकी हिस्ट्री को, उनकी परेशानियां, उनके स्ट्रेसेस, उनकी खुशियाँ किस चीज़ से हैं, उनके ख्वाब क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप जानना स्टार्ट करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो दिस थिंग इज नोन एज बिल्ड लव मैप्स। देन शेयर फॉन्डनेस एंड एडमायरेशन। नंबर सेकंड, यहाँ पर आप कॉन्टेम्प्ट की अगेंस्ट जा रहे हैं। अक्सर स्ट्रेस में, परेशानी में, आर्गुमेंट्स में, कॉन्फ्लिक्ट में, केओस में, इमोशनल पेन में कहीं ना कहीं कॉन्टेम्प्ट आने के चांसेस होते हैं। अब्यूज हो सकती है, वर्बल अब्यूज हो सकती है, बैड वर्ड्स आ सकते हैं, अटैक्स हो सकते हैं। ये उसकी ऑपोजिट वर्क करता है, फॉन्डनेस एंड एडमायरेशन को बिल्ड करना। तो यहाँ पे आप जो आपकी आपस में शेयरिंग है रिस्पेक्ट की और अफेक्शन की रिलेशनशिप में, उस पे फोकस किया जा रहा होता है। तो फॉन्डनेस और एडमायरेशन को स्ट्रेंथन करने से ये मुराद है कि आप एक दूसरे के लिए अपनी अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। और ये एक्सप्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एंड दिस इज एन एंटीडोट फॉर कंटेंट। देन टर्न टूवर्ड्स, यानी कि टर्न टूवर्ड्स इंस्टेड ऑफ अवे। अब आप एक दूसरे से दूर होने की बजाय एक दूसरे की जानिब मुड़ते हैं। जब आपको एक दूसरे की नीड होती है, आप वो नीड्स को शेयर करें, और वो जो इशारे होते हैं, जो बिड्स होते हैं, जिससे पता चल रहा होता है कि आपके पार्टनर को आपके कनेक्शन की जरूरत है, तो वहां पर आपने उन्हें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड यानी आपने उनकी तरफ टर्न करना है। तो डेली बेसिस पे आपने इस तरह करना है। जब जब आपको पता चले आपके पार्टनर को आपकी अटेंशन की, आपकी केयर की, आपकी कनेक्शन की, आपकी इमोशनल अटैचमेंट की, जहां जहां पे नीड है, तो वहां पे आपने उनकी तरफ मुड़ना है, यानी कि आपने उन्हें वो सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। नंबर 4, द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। अब जब रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं और जो रिपेयर करना है रिलेशनशिप्स को, उसकी अटेम्प्ट करने के लिए आपको फिर सक्सेस मिलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो इसलिए आपको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। देन नेक्स्ट इज मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। देखिए यहाँ पर लफ्ज आ रहा है मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, नॉट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। काफी जगहों पे हम रिजॉल्व भी पढ़ रहे होते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कि मैनेज इसलिए वर्ड यूज किया जा रहा है क्योंकि रिजॉल्व का मतलब होता है कि आप
उसको हल कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। जबकि साउंड रिलेशनशिप हाउस थ्योरी में डॉक्टर जॉन गॉटमैन, इनके अकॉर्डिंग ये है कि जो रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बाकी कॉन्फ्लिक्ट से अलग होता है। लाइफ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वर्क के हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप का जो आपस का कॉन्फ्लिक्ट है वो नेचुरल है और फंक्शनल है, और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किस तरह कर रहे हैं ये देख रहे हैं, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और फिर उन्हें अच्छे से मैनेज किया जाता है, अ, आगे बढ़ा जाता है उनमें से गुजर के, तो फिर एक लेवल और क्लोजनेस की होती है, मतलब आप और ज्यादा क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज जो है एक्सपैंड होती हैं, आपकी बाउंड्रीज एक्सपैंड होती हैं, और आप एक दूसरे को ज्यादा जानने लगते हैं हर कॉन्फ्लिक्ट के साथ, कि आपके पेन पॉइंट्स कौन से हैं, आपकी जो इमोशनल पेन की सिवेरिटी क्या है, किन बातों से है, आपकी बाउंड्रीज क्या है, आपकी नीड्स क्या है, आपके पार्टनर की भी आप मजीद जानते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में। तो ये जो है एक तरह की अपॉर्चुनिटी होती है ग्रोथ की। सो आपने कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे अंदाज में मैनेज करना है। देन मेक लाइफ ड्रीम्स कम ट्रू। अब आपने रिलेशनशिप में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि आप एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, आप ऑनेस्टली बातचीत करते हैं कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपकी होप्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, और आपकी एस्पायरेशंस क्या हैं लाइफ में, और एक दूसरे के लिए आप सेक्रीफाइसेस देते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी ड्रीम लाइफ है, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपकी वैल्यूज हैं, जो आपकी होप्स हैं, आप उनको पूरा करते हैं, और आपके जो पार्टनर के हैं उनको भी आप पूरा करते हैं। राइट? तो ये दिस इज मेक लाइफ ड्रीम्स कम ट्रू। देन क्रिएट शेयर्ड मीनिंग। अब जो आपके कंबाइंड नैरेटिव्स हैं, मिथ्स हैं, मेटाफर्स हैं आपके रिलेशनशिप के, और जो आपकी विजन्स हैं इंपॉर्टेंट, जो गोल्स हैं आपके, तो उनका जो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है, दोनों के लिए जो सेम चीजें। तो इससे आप एक तरह से शेयर्ड मीनिंग क्रिएट होगा आप दोनों के लिए। देन ये जो दो वॉल्स हैं, ट्रस्ट की और कमिटमेंट की, ट्रस्ट जो है वो रिलेशनशिप में ऐसा स्टेट है कि जब एक शख्स जानता है कि उसका पार्टनर उसके साथ है, और उसका जो पार्टनर है, चाहे मेल पार्टनर है और चाहे फीमेल पार्टनर है, यानी जो उनके स्पाउस हैं, वो इस रिलेशनशिप के जो इंटरेस्ट्स हैं और उस शख्स के जो इंटरेस्ट हैं और उनके जो बेनिफिट्स हैं, ना सिर्फ अपने बल्कि अपने पार्टनर के भी, उनकी बेनिफिट्स और उनके इंटरेस्ट के को मैक्सिमाइज करेंगे। और वो सिर्फ ना ये सोचते हैं बल्कि वो एक्ट भी इस तरह से करते हैं। यानी कि ट्रस्ट से ये मुराद है, ये एक ऐसा स्टेट ऑफ लिविंग है, नॉट जस्ट थिंकिंग, इट्स अ स्टेट ऑफ लिविंग, कि जब आपको इतना एतबार होता है, इतना ट्रस्ट होता है, आप जानते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके रिलेशनशिप के इंटरेस्ट और बेनिफिट के लिए वर्क करेंगे। इसको हम दूसरे वर्ड्स में, इजी वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि माई पार्टनर हैज माई बैक एंड इज देयर फॉर मी।
यानी सपोर्ट का होना, हर किस्म की सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट का होना, वैलिडेशन का होना। सो दिस इज ट्रस्ट। देन कमिटमेंट, जो सेकंड वॉल है। तो कमिटमेंट जो है वो ये इस बिलीफ का नाम है। बिलीफ से मुराद यहाँ पर एक्ट के साथ बिलीफ है, यानी एक्शन भी शामिल है और बिलीफ भी है। तो ऐसा बिलीफ है ये कि आपका जो रिलेशनशिप है इस शख्स के साथ, वो मुकम्मल तौर पर एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। नहीं, आपने हमेशा साथ रहना है, जब तक आपकी जिंदगी है, आपने साथ रहना है। दिस इज कमिटमेंट। अब वो रिलेशनशिप चाहे बेहतर होता जा रहा है, तब भी आपने कमिटेड रहना है। तब भी आपने इसको लाइफ लॉन्ग जर्नी समझना है। और अगर ये वर्स जा रहा है, खराब भी हो रहा है, इट मीन्स कि आपने दोनों ने वर्क करना होगा और इसको इम्प्रूव करना होगा। राइट। सो दिस इज कमिटमेंट। सो इससे ये मुराद है कि आप अपनी जो आपके पार्टनर हैं उनकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं उनको चेरिश करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। आप उनको उनके लिए शुक्रगुजार होते हैं, और उनको ऑनेस्टली आप डिस्कस करते हैं, आप अपने पार्टनर को बताते हैं, आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, और आप सेलिब्रेट करते हैं इन चीज़ों को। राइट। आप इस तरह से आप ग्रेटिट्यूड को नर्चर कर रहे होते हैं। तो ये हो गया। अब जो नेगेटिव इश्यूज, मतलब इश्यूज भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, नेगेटिव क्वालिटीज भी हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो उनको मैग्नीफाई करने की बजाय, यानी हर एक में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कम या ज्यादा हो सकते हैं, कम सिविरिटी या ज्यादा सिविरिटी के हो सकते हैं, कम फ्रीक्वेंसी या ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब आप किस अंदाज में उन नेगेटिव क्वालिटीज को लेते हैं, क्या आप उन्हें मैग्नीफाई करते हैं और फिर रिसेंटमेंट आपकी बढ़ती चली जाती है। राइट। तो ये इसके ऑपोजिट आ जाएगा। सो कमिटमेंट में आप एक तो ये बिलीफ रख रहे होते हैं कि आपने इसको लॉन्ग टर्म में चलना है, इस रिलेशन में, ये आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी है, आपका ये बिलीफ होता है, और आप इसी अंदाज से एक्ट भी कर रहे होते हैं। राइट। सो दिस इज कमिटमेंट। अब हम नेक्स्ट थेरेपी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इमेगो रिलेशनशिप थेरेपी। सो इमेगो थेरेपी बेसिकली क्या है? ये एक खास किस्म की थेरेपी है जो रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको डील करने के लिए बनाई गई है। अब इस थेरेपी के अकॉर्डिंग जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज में चेंज किया जा सकता है। सो ये जो थेरेपी है, ये कपल्स के लिए हेल्प करने के लिए है कि उनके जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे रिलेशनशिप में, उनको अपॉर्चुनिटीज बना देना, ताकि हीलिंग और ग्रोथ को मुमकिन बनाया जा सके। अब जो वर्ड इमेगो है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये लैटिन लातीनी जबान इमेज से आई। यानी इमेज के लिए ये वर्ड है इमेगो। और इमेगो रिलेशनशिप थेरेपी में, इसके कॉन्टेक्स्ट में, इससे ये मुराद है कि एक अनकॉन्शियस इमेज का होना फेमिलियर लव के लिए, यानी कि माइंड में कहीं ना कहीं
बचपन का, यानी जाहिर है वो पेरेंट्स के लिए होता है, केयर गिवर्स के लिए होता है, जो यहाँ पे फैमिलियर लव की बात हो रही है, अनकॉन्शियस में होता है, तो उसका इमेज होना, दिस इज इमेज, एंड द नेम ऑफ द थेरेपी इज इमेगो थेरेपी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि रिक्रिएटिंग कनेक्शन, कनेक्शन तो है पहले से, उसको रिक्रिएट किया जाता है बचपन की वुंड्स को समझकर और उनको रिजॉल्व करके। इसमें मिररिंग और वैलिडेशन पाई जाती है, ये हम आगे चल के भी इन प्रैक्टिसेस पे बात करते हैं। और इसमें कॉन्शियस डायलॉग होता है, ये एक ओपन और नॉन डिफेंसिव अंदाज में पार्टनर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें। सो एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होता है। ये सारी चीजें हम आगे चलकर भी देखते हैं वन बाय वन। तो इमेगो, लैटिन वर्ड फॉर इमेज। So imago is the image of what love looks like, feels like and acts like. ये तो उसका इमेज है, और ये इमेज जो है वो आपके ब्रेन पे इम्प्रिंट हो जाता है बचपन से ही। आपका जो आपके केयर टेकर्स के साथ एक्सपीरियंस था, उनके साथ जो आपका कनेक्शन था, उनके साथ जो आपका इमोशनल बॉन्ड था, या हम ये कह सकते हैं उनके साथ जो आपका लव था, आपकी कैसी लाइफ उनके साथ गुजरी है, कौन से कल्चरल मैसेजेस से आपने गो थ्रू किया है, और उनके साथ जो आपका रिलेशन था उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स कौन से थे। तो ये वो इमेज होता है कि मोहब्बत आपके लिए क्या होगी, लव आपके लिए क्या होगा, ये वो इमेज होता है। सो दिस इज नोन एज इमेगो। तो इमेगो इज द इमेज ऑफ व्हाट लव लुक्स लाइक, यानी जैसा आपका कनेक्शन पेरेंट्स के साथ था, जितना सिक्योर था, अब आप लाइफ जिसके साथ गुजारे पार्टनर के साथ भी उतना ही सिक्योर रिलेशनशिप हो। इनसिक्योर रिलेशन था पेरेंट्स के साथ, केयर गिवर्स के साथ, तो देयर आर चांसेस कि इनसिक्योर रिलेशनशिप होगा आपका अपने पार्टनर के साथ। और जितना ज्यादा इनसिक्योर रिलेशन था उतना ही ज्यादा इनसिक्योर अब होगा पार्टनर के साथ। सो व्हाट लव लुक्स लाइक उसी तरह लगेगा जैसा कि आपका केयर टेकर्स के साथ आपके एक्सपीरियंसेस थे, फिर फील भी उसी तरह से होगा और एक्ट्स भी उसी तरह से होंगे, एक्शंस भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे, राइट। सो दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। नाउ इमेगो जो है एक कोर बिलीफ बन गया, एक जी आपका सेंस ऑफ लव सिंस चाइल्डहुड। तो अब इमेगो थेरेपी में जो आपका थेरेपी में आना है, यानी एक कपल जब थेरेपी में आता है, तो इमेगो थेरेपी ये बिलीफ रखती है, उनका ये कोर बिलीफ है कि ये जॉयफुल जॉयफुल अलाइवनेस के लिए आए हैं। ये एक जॉयफुल अलाइवनेस का एक कनेक्शन है। ये प्रॉब्लम्स लेकर नहीं आए, ये कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर नहीं आए हैं। द रिलेशनशिप इज नॉट डैमेज्ड, राइट। बल्कि ये जो थेरेपी में इनका आना है, ये अपने कनेक्शन को उसकी खुशियां मनाने आए। इट्स द एक्सपीरियंस ऑफ जॉयफुल अलाइवनेस
of the connection. तो पेन है, प्रॉब्लम है, ये जिस चीजें हैं और ये लाइफ में आती हैं और ये कनेक्शन के दरमियान में आ जाती हैं ये चीजें, तो हमारी जो सारी तवज्जो है वो प्रॉब्लम्स पे नहीं होनी चाहिए। जब प्रॉब्लम्स से हमारी सारी तवज्जो होगी तो फिर वही बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम अपनी जो तवज्जो है वो इस खुशी पे रखें, इस जॉय पे रखें जो कि कनेक्शन के साथ जुड़ी है, जो सेफ्टी कनेक्शन के साथ जुड़ी है, उस पे रखेंगे तो वही फिर इंक्रीज होगी। दैट्स वाई यहाँ पर इमेगो के साथ जो कोर बिलीफ जुड़ा है वो क्या है कि थेरेपी में इन कपल्स का आना एक जॉयफुल अलाइवनेस है, एक खुशगवार लम्हा है। इसलिए अकॉर्डिंग टू सोफी स्लेड जो कि एक इमेगो थेरेपिस्ट है, शी सेज कि थेरेपी में कपल्स का आना एक तरह से एक जॉयफुल मोमेंट है और उनके कनेक्शन को मनाया जा रहा है इन द थेरेपी। ओके, तो इमेगो रिलेशनशिप थेरेपी, इसको हार्विल हेंड्रिक्स और हेलेन लकेली हंट, ये दोनों पीएचडीज हैं, दोनों क्लिनिशियंस हैं और इन्होंने अपनी लाइफ में इन दोनों ने ही डिवोर्स एक्सपीरियंस किया था। तो इनकी रिलेशनशिप हिस्ट्री में डिवोर्सेस थे। सो ये दोनों एविडेंस बेस्ड सपोर्ट और रिलेशनशिप के लिए अंडरस्टैंडिंग को स्टडी कर रहे थे, रिसर्च करना चाह रहे थे और उन्हें इस तरह की कोई रिसोर्सेज नहीं मिल पाई कि जो एविडेंस बेस्ड हो और रिलेशनशिप के लिए सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग हो। राइट, लेट 1970s की बात है, तो इन्हें ऐसी कोई इतनी खास हेल्पफुल रिसोर्सेज नहीं मिल पाई। तो इसलिए उन्होंने खुद फिर वो रिसर्च करना स्टार्ट कर ली। अपने एक्सपीरियंसेस को लाकर उन्होंने रिसर्च की और अपने एक्सपीरियंसेस को रिसर्च से जोड़ा और उन्होंने एक एविडेंस बेस्ड मॉडल बनाया काउंसलिंग के लिए, ताकि जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हील किया जा सके और उसमें ग्रोथ लाई जा सके, ताकि जो रिलेशनशिप्स हैं वो कमिटेड रहे। सो जो कॉन्सेप्ट है इमेगो थेरेपी का, लाइक एन इमेज ऑफ फैमिलियर लव, ये मीनिंग है इसका कि आपका जो अर्ली रिलेशनशिप्स होते हैं, बचपन के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, वो आपको अभी के बारे में, जो अब आप इस वक्त लाइफ गुजार रहे हैं, उन्होंने आपको टीच किया है, वहां से आपकी सारी लर्निंग हुई। तो उसी वजह से आप लव के बारे में भी कुछ जानते हैं और अपने बारे में भी कुछ जानते हैं। अभी ये जो आपका इमेज है, आपका जो सेल्फ इमेज है, वो उन्हीं कनेक्शंस की वजह से, अभी जो आपका रिलेशनशिप जिस तरह से है, जिस तरह से आपकी अटैचमेंट है, वो उसी इमोशनल कनेक्शन की वजह से है जो बचपन में आपका आपके केयर गिवर्स के साथ था। सो उन्हीं अर्ली एक्सपीरियंसेस की वजह से ही आपका जो लव को लेकर एक आइडेंटिटी है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो आपने डेवलप किया है लव से मुतालिक, जैसे कि लव क्या होता है और लव को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको क्या करना होता है और आप किस तरह से सेफ फील करते हैं किसी कनेक्शन में, रिलेशनशिप में। तो आप जब अपने अर्ली रिलेशनशिप्स में थे, जब आप अपने बचपन में थे, उस वक्त आपने एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ डेवलप करना स्टार्ट किया था।
और वो किस पे बेस करता था कि आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स, आपके केयर गिवर्स, वो आपको किस अंदाज में ट्रीट करते हैं। तो उसी तरह से आपके अटैचमेंट पैटर्न्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी तरह से आपके माइंड में एक सेंस आता है कि आपको दूसरे किस तरह से ट्रीट करेंगे, राइट, आपको दूसरे किस अंदाज में ट्रीट करेंगे। तो ये अटैचमेंट पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर, बचपन में जब आप बड़े हो रहे थे, तो आपको सिर्फ उस वक्त तारीफ मिली है, या आपको केयर गिवर्स की तरफ से लव मिला है, जब आपने किसी एक टास्क को अच्छे से परफॉर्म किया है। तो जब आप एडल्ट लाइफ में मूव कर जाएंगे, तो आपका ये यकीन बन चुका होगा कि आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा ताकि आप मोहब्बत के काबिल बन सके, या आपको केयर मिल सके। अपने पार्टनर से केयर या कंफर्ट आपको तभी मिलेगी जब आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अच्छे से वर्क करेंगे। सो ये वो बचपन में जो एक सेंस आपको मिला कि आपको प्रेज और फीलिंग्स ऑफ लव सिर्फ उसी सूरत में मिली थी कि जब आपने एक टास्क को अच्छे से अंजाम दिया था, राइट। तो ये चीज फिर आपकी एडल्ट लाइफ में भी आ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे नाराज हो जाए, या आपसे राब्ता खत्म कर ले, जिससे आपको अनलव्ड फील हो सकता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप फौरन से अपने बिहेवियर्स पे निगाह डालने लग जाएं, आप रिफ्लेक्ट करने लग जाएं अपने बिहेवियर्स जल्दी से, कि ऐसा क्या हुआ है, कि आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, राइट। तो अब ये सारी जो थॉट्स हैं, ये जो थिंकिंग स्टाइल है, ये बिलीफ सिस्टम है, ये सारा बेस कर रहा है बचपन के उस कनेक्शन से, जहां से आपने खुद को रिलेट करना सीखा था, जहां से आपने कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन बनाना सीखा था। ये वहां से रिलेट कर रहा है। तो वहां पे जो आपका अटैचमेंट पैटर्न बना था, वही अटैचमेंट पैटर्न आपके आगे की रिलेशनशिप्स, यानी कि जो आपके पार्टनर होंगे, जो स्पाउस होंगे, उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप का अटैचमेंट स्टाइल होगा, वो सेम उसी तरह होगा जो आपका बचपन में पेरेंट्स के साथ था। सो अब हम कुछ टेक्निक्स देखते हैं इमेगो रिलेशनशिप थेरेपी की। उनमें सबसे पहले इमेगो डायलॉग आ जाता है। तो ये इसका एक बहुत मेन एस्पेक्ट है आईआरटी का। ये जो डायलॉग है एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है, जिसमें एक ट्रेन्ड इमेगो थेरेपिस्ट पार्टनर्स को फैसिलिटेट करता है कि वो एक दूसरे को समझें डायलॉग के थ्रू, और उनकी जो एम्पैथी है, उनकी जो एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत है, उसमें इजाफा हो, वो आगे बढ़े, वो इंक्रीज। मैगो डायलॉग एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है और इसके बेसिकली दो गोल्स होते हैं। एक तो ये कि जो रिलेशनशिप में कपल्स के दरमियान जो नेगेटिव और हर्टफुल लैंग्वेज हो सकती है, उसको रिमूव करना है। यानी ऐसी कम्युनिकेशन जो तकलीफ दे हो सकती है, इमोशनली डिस्ट्रेसिंग हो सकती है, उसको रिमूव करना है। और दूसरा गोल इसका ये है कि एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है
यानी कि दोनों पार्टनर्स को इक्वल स्पेस मिल सके, जहाँ पर इस तरह का कोई आइडिया ना हो, ऐसा कोई सेंस ना हो कि एक पार्टनर के पास दूसरे पार्टनर से ज़्यादा पावर है। तो बेसिकली इस टेक्निक के ये दो गोल्स होते हैं। अब इस डायलॉग में, इमेगो डायलॉग में होता क्या है कि जो दोनों पार्टनर्स हैं उनमें से एक सेंडर कहलाएगा और दूसरा रिसीवर कहलाएगा। जो सेंडर है वो अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को शेयर करने वाला होगा, यानी वो ओपनली कम्युनिकेट करेगा रिसीवर के साथ। अब रिसीवर जो है वो तीन चीजें कर रहा होगा, यानी उसने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। वो क्या है कि सबसे पहले मिरर करना है उसने। इमेगो डायलॉग में सेंडर जो है वो कम्युनिकेट करेगा, रिसीवर जो है वो, उसने 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले मिररिंग उसने करनी है, यानी जो वो सुन रहा है वो रिपीट करेगा, यानी कि वो शो कर रहा है कि उससे क्लियर हो रहा है, वो उस क्लैरिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को शो कर रहा है। तो वो मिरर करेगा, यानी उसको रिपीट करेगा, और वो इस अंदाज में रिपीट करेगा लाइक देयर इज नो जजमेंट, कि वो जज जज नहीं करेगा, उन वर्ड्स को क्रिटिसाइज नहीं करेगा या रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा। वो जस्ट उनको रिपीट करेगा कि वो उनको समझ रहा है। तो ये हो गई मिररिंग। तो यानी कि उसके जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं उनको पैराफ्रेज वो कर सकता है यहाँ पर। सेकंड जो चीज़ है वो है वैलिडेट करना, वैलिडेशन। वैलिडेशन से ये मुराद है कि जो थॉट्स और फीलिंग्स सेंडर ने शेयर की हैं, तो उनको समझ लेने के बाद वो उसको तस्लीम भी कर रहे हैं। अब वो उसको तस्लीम भी कर रहे हैं, वो समझ लिया, उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया, और वो उन फीलिंग्स को तस्लीम कर रहे हैं, उनको वैलिड करार दे रहे हैं और वैलिडेट कर रहे हैं। राइट, लाइक इस तरह से कह सकते हैं, ये इस सेंटेंस के थ्रू वैलिडेट कर सकते हैं, लाइक सेइंग आई कैन अंडरस्टैंड हाउ दैट वुड मेक यू फील दैट वे, कि आपको ऐसा महसूस करके कैसा लग रहा होगा। इस तरह से वो वैलिडेट कर सकते हैं, या वो उनके इमोशंस को तस्लीम कर सकते हैं कि ओके यू आर फीलिंग दैट वे, ओके यू आर फीलिंग पेन, ऑल राइट। तो उनकी इमोशंस को तस्लीम किया जा रहा है, वैलिडेट किया जा रहा है। देन थर्ड चीज है कि एम्पथी, मिररिंग, वैलिडेशन, एंड द थर्ड इज एम्पथी। अब इस डायलॉग जो चल रहा है उसमें जो रिसीवर है उसने एम्पैथी भी शो करनी है, यानी कि अंडरस्टैंड करने की उस लेवल तक जाना है कि वो उन फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, यानी जैसा उनके पार्टनर फील कर रहे हैं वो भी उसको वैसा ही फील कर रहे हैं, यानी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, जिसके थ्रू जो सेंडर है, जो पार्टनर है, जो शेयर कर रहा था अपने इमोशंस और थॉट्स, तो अब वो उसे ऐसा फील होगा कि उसे फील किया गया, उसे सुना गया है एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। फॉर एग्जांपल इसमें पार्टनर जो कि रिसीविंग एंड पे हैं, जो सुन रहे थे, अब वो इस तरह से एम्पथाइज कर सकते हैं कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे होंगे। तो ये जुमला कहकर एक तो उन्हें वैलिडेट भी किया जा सकता है और उनके साथ एम्पथाइज किया जा रहा है यहाँ पे, यानी उनकी फीलिंग को डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड किया जा रहा है। जिस तरह से वो फील कर रहे हैं आप उस फीलिंग को शेयर कर रहे हैं। सो इमेगो थेरेपी जो है बेसिकली वो रिलेशनशिप के इश्यूज और चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। इसके कुछ जो गोल्स हम कह सकते हैं, जो पर्पसेस ये सर्व करती है, वो इन इश्यूज के लिए हो सकती हैं, लाइक कम्युनिकेशन चैलेंजेस among relationships, if there are some conflicts or disagreements in the relationships,
उसके लिए सूटेबल हो सकती है। फीलिंग्स ऑफ डिसकनेक्शन और इमोशनल डिस्टेंस, लैक ऑफ इंटीमेसी एंड इनफिडेलिटी या ट्रस्ट के इश्यूज अगर हैं तो तब भी ये इमेगो थेरेपी हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इमेगो थेरेपी के? एक तो ये कि जो अर्ली चाइल्डहुड या जो अर्ली अटैचमेंट है उसको अंडरस्टैंड बंदा कर सकता है इसके थ्रू, यानी अपनी जो अटैचमेंट है और अपने पार्टनर की जो अटैचमेंट है उसको समझा जा सकता है इमेगो थेरेपी के जरिए। यानी आपकी बचपन में जो आपके पेरेंट्स थे, केयर गिवर्स थे, तो उनके साथ आपकी कैसी अटैचमेंट थी, क्योंकि उसी का असर फिर डायरेक्टली आगे चलकर एडल्ट लाइफ में वही आपकी जो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, आपका अटैचमेंट पैटर्न ही। तो इसलिए इसको समझना काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होता है। तो एक तो इसमें आपकी हेल्प हो जाती है। तो यानी हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो चाइल्डहुड के वुंड्स हैं, बचपन में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इमोशनल पेन की वजह बनी थी और कौन से पास्ट एक्सपीरियंसेस थे आपके, तो वो अब प्रेजेंट डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सो आप उनको समझने लग जाते हैं। एक और बेनिफिट इसका ये है कि जो पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे हैं। अब देखें कि अ, देखा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट से तो लोग तंग होते हैं रिलेशनशिप में, कि बहस हो गई है, लड़ाई हो गई है, टेंशन हो गई है, इमोशनल पेन है, डिस्ट्रेस है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये तकलीफ दे सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन इमेको थेरेपी इन प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज को एक चैलेंज के तौर पे देखती है, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखती है कि इनके थ्रू ग्रोथ हो सकती है। वो इस तरह से कि देखें, जब कोई इशू अराइज करता है तो एक तो वो उनको उनके अटैचमेंट पैटर्न्स की मजीद समझ देगा और उनको उनकी बाउंड्रीज की समझ देगा कि कौन क्या नीड्स हैं उनकी, कहाँ पे वो हर्ट होते हैं, उनकी क्या बाउंड्रीज हैं, उन्हें क्या चाहिए, किस चीज़ से वो डिस्टर्ब होते हैं। तो ये चीज़ें सामने लेके आएगा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एक तरह से ये एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है कि वो एक दूसरे को मज़ीद समझ सकते हैं, और मज़ीद समझने का ये मीनिंग है कि ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा रहा होता है ग्रोथ के लिए। इसमें जो टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं, एम्प्टी चेयर टेक्निक यूज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक पार्टनर है तो इंडिविजुअल सेशन में दूसरे पार्टनर मौजूद नहीं है, तो वो उनसे किस तरह से अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, या जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन पर वो किस अंदाज में बात करेंगे, राइट। तो वो एक एम्प्टी चेयर से मुखातिब होकर अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरह से ये होता है कि वो पर्सपेक्टिव को देखते हैं एक अंदाज में कि क्या इश्यूज हैं और वो किस तरह से उसको देख रहे हैं, उनका पार्टनर किस तरह से उनको देख रहा होगा। तो एक तरह की ये अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं। देन जो हमने डायलॉग की बात की है, उस डायलॉग में अप्रिसिएशन भी नज़र आ रही होती है कि वो एक दूसरे से बात तो करते हैं, शेयर तो कर रहे होते हैं अपनी थॉट्स और फीलिंग्स, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे लिसनिंग भी होती है, वैलिडेशन होती है, राइट, एम्पथाइज किया जा रहा होता है, और एक तरह से अप्रिसिएशन एक्सप्रेस की जा रही होती है दोनों पार्टनर्स की तरफ से।
एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट में ये सब कुछ हो रहा होता है, राइट। सो इस तरह से इमेगो रिलेशनशिप थेरेपी में हमने देखा कि जो इसमें मेन कॉन्सेप्ट है वो इमेगो डायलॉग का है, जहाँ पर एक पार्टनर जो है वो सेंडर होता है, दूसरा जो है वो रिसीवर होता है। पहले एक पार्टनर बात करता है, फीलिंग्स और थॉट्स शेयर करता है, दूसरा जो है वो उनको एक्टिवली लिसन करता है, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करता है और उनके साथ एम्पैथाइज करता है। इसी तरह से फिर जो दूसरा पार्टनर है वो इस तरह से सेंडर बन जाते हैं, वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स शेयर करते हैं, और पहले पार्टनर अब वो रिसीवर बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च इमेगोथेरेपी की इफेक्टिवनेस क्या है, यानी ये कितनी इम्प्रूवमेंट लेके आ सकती है किसी भी रिलेशनशिप में, कितनी इफेक्टिव है ये थेरेपी अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडीज। सो 2011 में एक स्टडी ने ये मालूम किया कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इमेगोथेरेपी में, जो कपल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस में कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं, राइट। एक स्टडी ये शो कर रही है कि सेल्फ अवेयरनेस में उन्हें इम्प्रूवमेंट्स नजर आई हैं, और उन्हें अपने और अपने पार्टनर के जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं उनको समझने में बेहतरी नजर आई, यानी उनको बेहतर अंदाज में समझने लगे, और इस तरह से उनकी जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हुई। सो ये तो एक स्टडी हो गई। इसी तरह से 2017 में एक रिसर्च पब्लिश हुई फैमिली जर्नल में। द फैमिली जर्नल में एक रिसर्च जो है वो पब्लिश हुई। उसके अकॉर्डिंग इमेगोथेरेपी जो है वो हेल्प करती है रिलेशनशिप्स में एम्पैथी लेवल्स को बढ़ाने के लिए, यानी एम्पैथी के जो लेवल्स हैं उनको इम्प्रूव करती है, उनको इन्हेंस करती है इमेगोथेरेपी। यानी कि जो पार्टनर्स हैं, जो कपल्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, अब वो एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। तो एक तो होता है अंडरस्टैंडिंग, एक होता है वैलिडेट करना कि आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और साथ में उनको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट भी कर रहे हैं कि आप उनकी फीलिंग्स को तस्लीम कर रहे हैं, यू आर देयर टू लिसन। एक ये चीज हो जाती है। लेकिन एम्पथाइज करने से ये मुराद है कि आप उनके शूज में हैं, आप ऑलमोस्ट वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। सो ये एक डीपर कनेक्शन का लेवल होता है जिसे हम एम्पैथी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च रिलेशनशिप्स में एम्पैथी को इम्प्रूव करती है इमेगोथेरेपी। इसी तरह से 2017 की एक और स्टडी के अकॉर्डिंग, एक और रिसर्च जो पब्लिश हुई थी उसके अकॉर्डिंग, अगर इमेगोथेरेपी मुसलसल 12 वीक्स तक जारी रहे, यानी कपल्स जो है वो 12 वीक्स यानी 3 मंथ्स तक अगर वो इस थेरेपी का हिस्सा रहते हैं, तो रिलेशनशिप की सेटिस्फेक्शन में इम्प्रूवमेंट हुई है। देखने में आया है अकॉर्डिंग टू रिसर्च कि रिलेशनशिप की सेटिस्फेक्शन में इम्प्रूवमेंट्स नजर आई हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब इमेगोथेरेपी में आपका एज अ थेरेपिस्ट क्या किरदार होगा, यानी आप तो वहां पे मौजूद हैं और कपल्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मिरर करते हैं, वैलिडेट करते हैं और एम्पथाइज करते हैं। तो आपका वहां पे क्या किरदार है एज अ थेरेपिस्ट, आपका वहां पे क्या किरदार होगा, इस चीज को हम देखते हैं कि अब थेरेपिस्ट का रोल इस थेरेपी में, इमेगो थेरेपी में, एक एडवाइस गिवर या एक अथॉरिटी के तौर पर नहीं है, राइट। जो थेरेपिस्ट है वो मिल के काम कर रहे होते हैं कपल्स के साथ, वो मिल के काम कर रहे हैं कि एक तो वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है, और जिस तरह से वैलिडेशन है, एम्पथाइजिंग है,
मिररिंग है, ये कपल्स के लिए किस तरह से बेहतर प्रूव हो रही है, वो इस चीज को देख रहे होते हैं, राइट। और मिल के, कपल्स के साथ मिल के वो रिलेशनशिप को हील कर रहे होते हैं। तो एक इस तरह का एक सेंस है यहाँ पे। कोई अथॉरिटी या एडवाइस देने वाले के तौर पर थेरेपिस्ट नहीं होते हैं, राइट। यानी जो थेरेपिस्ट है वो अलाउ करते हैं कपल्स को कि वो अपनी लाइफ के और अपने इश्यूज के एक्सपर्ट्स खुद हैं, क्योंकि जितना वो जानते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी सिचुएशंस को, तो वही एक्सपर्ट्स हैं, राइट। तो थेरेपिस्ट जो है वो उनको जस्ट फैसिलिटेट करते हैं उनकी कन्वर्सेशन को, ताकि वो एक दूसरे से सीख सकें और एक दूसरे को बेहतर अंदाज में वो लिसन करे, अंडरस्टैंड करे, वैलिडेट करें और एम्पथाइज कर सकें। तो ये यहाँ पर एक कोलैबोरेटिव किस्म की थेरेपी है, जिसमें मिल के पार्टनर्स और थेरेपिस्ट वर्क कर रहे होते हैं। तो थेरेपिस्ट का जो किरदार है वो कुछ इस तरह से। नाउ लेट्स सी कि किस तरह से इंडिविजुअल्स के इश्यूज रिलेशनशिप्स को इम्पेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली अगर हम देखें किसी एक पार्टनर के इश्यूज, फिर रिलेशनशिप को किस तरह से इम्पेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो थेरेपिस्ट हैं वो क्लाइंट्स की इन डेप्थ हिस्ट्री लेते हैं। अब हिस्ट्री में क्या शामिल होता है कि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उनकी लाइफ के सिग्निफिकेंट इवेंट्स कौन कौन से हैं, देन उनकी जो डीपेस्ट इमोशनल फीलिंग्स हैं वो क्या हैं। और ये चीज़ें अब उनकी इस रिलेशनशिप को इम्पेक्ट कर रही होंगी। एक तो हम उनके अटैचमेंट पैटर्न्स को समझते हैं पर्सनल हिस्ट्री के थ्रू। उनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या हैं, किन चीज़ों से, किन वैल्यूज से उनकी जो डीपेस्ट फीलिंग्स हैं वो जुड़ी हुई हैं, इन चीज़ों को देखना। और फिर इन सब चीज़ों का उनके इस रिलेशनशिप पर क्या असरात हो सकते हैं। तो हम इस सेंस में उनकी पर्सनल हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। देन उनके पर्सनल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी बिहेवियर्स क्या हैं, किस तरह से वो सोचते हैं, उनकी इमोशंस क्या हैं, क्या पैटर्न्स हैं उनकी लाइफ के। ये चीज़ें भी रिलेशनशिप को इम्पेक्ट कर रही होती हैं। अब इसमें ये भी आ जाता है कि उनके रिलेशनशिप्स को लेकर क्या पैटर्न है, यानी उन्होंने किसको सिलेक्ट किया है एज अ पार्टनर, देन वो उनके साथ किस तरह से पेश आते हैं, उनके लिए उनके क्या थॉट्स हैं अपने पार्टनर के लिए, उनके साथ वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। और फिर ये भी कि वो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो उन्हें किस तरह से ट्रीट करने देते हैं खुद को, यानी इन्होंने अपनी बाउंड्रीज क्या रखी हैं, कौन सी चीज़ें इनके लिए एक्सेप्टेबल है उनसे, कैसा ट्रीटमेंट ये एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, और ये खुद उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल पैटर्न्स में आ जाती हैं, जो कि हम क्लिनिकल इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चंस करके हम ये सारी चीज़ें भी आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का रिलेशनशिप्स पर इम्पेक्ट होता है। देन पर्सनल गोल की सेटिंग। अब जो इंडिविजुअल हैं, बोथ ऑफ देम, जो कपल है, अब उन दोनों के अपने गोल्स क्या हैं। अब उन गोल्स को हमने स्पेसिफिक करना है। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप के लिए गोल्स हैं, सेल्फ केयर के लिए गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं,
एजुकेशनल गोल्स हैं। तो इन सब गोल्स को हमने स्पेसिफाई करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स सेट करने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, फिर हमने उन पे वर्क करना है। फिर हमने अचीवेबल गोल सेट करना है, अचीवेबल हो लेकिन चैलेंजिंग भी हो, राइट। तो इस तरह से हम पर्सनल गोल्स सेट करते हैं। अब ये देखते हुए कि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उनके इश्यूज क्या हैं। कम्युनिकेशन का इशू है तो हम फिर उससे रिलेटेड गोल सेट करते हैं। ये तो हो गए पर्सनल गोल्स। अब रिलेशनशिप थेरेपी की हम बात कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप के गोल्स क्या हो सकते हैं। जब दो लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं तो उनके लिए क्या गोल्स हो सकते हैं। इट कैन बी अनकंडीशनल लव, कि वो हर हालत में एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। देयर लव विल बी अनकंडीशनल, ये एक अच्छा गोल हो सकता है। और ये कि वो एक दूसरे पे हर हाल में ट्रस्ट करेंगे, मुकम्मल ट्रस्ट होगा, राइट। इसी तरह से उनके जो इंटरेस्ट्स हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्ट भी होंगे जो उनमें कॉमन होंगे, कुछ डिफरेंट भी होंगे, और कुछ इंटरेस्ट ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। तो एक कॉमन ग्राउंड भी वो फाइंड करते हैं, ये भी एक गोल हो सकता है, क्योंकि उन्हें लाइफ पर साथ चलना है, राइट। तो कुछ कॉमन इंटरेस्ट का होना। एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक कॉमन विजन का होना, कि वो फ्यूचर में एक साथ खुद को कहाँ पे देखते हैं, एक साथ कैसे उन्होंने आगे चलना है, साथ स्टडी करना है, साथ वर्क करना है, फैमिली के गोल्स क्या हैं, फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। तो एक कॉमन विजन का होना, ये भी एक अच्छा गोल हो सकता है। तो जो इश्यूज हैं रिलेशनशिप में, चाहे वो इंडिविजुअल हैं या उस कपल के साथ इशू है, आपस में उनके इश्यूज हैं, तो अब उन पे वर्क करना होता है। तो उन इश्यूज के अकॉर्डिंग हम उनके गोल सेट करते हैं, और उनसे रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं उन पे हम वर्क करते हैं उनके साथ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रिलेशनशिप्स में होती है, इट्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप में पार्टनर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, अब वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की स्किल्स और टेक्निक्स सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ताकि उनकी जो आपस में इंटरेक्शंस हैं, जो कम्युनिकेशन है, वो इम्प्रूव हो, इनहेंस। अब कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक्टिव लिसनिंग। इसे हम रिफ्लेक्टिव लिसनिंग भी कह सकते हैं, कि दूसरा शख्स जो थॉट्स, जो फीलिंग्स शेयर करता है, जो वो बातें करता है, हम उसे तवज्जो से सुनते हैं, हम प्रेजेंट में रहते हुए उसे सुनते हैं, नॉन जजमेंटली हम उन थॉट्स को, उन फीलिंग्स को लिसन करते हैं। चाहे हम उनसे एग्री नहीं भी कर रहे, हम उनसे एग्री ना भी कर रहे हो, स्टिल हम उन्हें एक्टिवली लिसन करते हैं। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कम्युनिकेशन में। और अगर वो फीलिंग शेयर कर रहे हैं तो हम उस फीलिंग को वैलिडेट करते हैं, हम एम्पथाइज करते हैं। देन सेल्फ रिफ्लेक्शन की एक्सरसाइजेज हेल्पफुल हो सकती हैं। अब सेल्फ रिफ्लेक्शन किस लिए होती है, अपने आप को समझने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए। अब इसमें ये चीजें आ सकती हैं कि उस इंडिविजुअल के गोल्स क्या हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं,
क्या चीजें उनके लिए इम्पोर्टेंट है लाइफ में। इसी तरह से वो बेसिकली हैं कौन, वो क्या हैं, उनका रोल क्या है लाइफ में, वो क्या करना चाहते हैं, क्या सर्विसेज हैं उनकी, उनकी फ्यूचर को लेकर परेशानियां क्या हैं, पर कौन सी ऐसी चीज है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तो ये क्वेश्चंस सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए हो सकते हैं। तो इससे जो इंट्रोस्पेक्शन है, अपने अंदर झांकना, खुद को समझना, अपनी पहचान, सेल्फ अवेयरनेस, ये चीजें इंकरेज होती हैं इस तरह की एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस से, राइट। एंड देन कम्स इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन का ये मीनिंग है कि जो अपने इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको वो अच्छे अंदाज में मैनेज कर सकें और उन्हें एक्सप्रेस कर सकें। तो इमोशंस पे किस तरह से वर्क होता है कि सबसे पहले तो अवेयर हुआ जाता है कि हाउ आर यू फीलिंग एट द मोमेंट। इमोशंस की अवेयरनेस कि इंडिविजुअल किस तरह से फील कर रहे हैं, कौन सा इमोशन है इस वक्त, या हम कह सकते हैं उनका मूड कैसा है, राइट। तो ये अवेयरनेस का होना सबसे पहले। देन वो इस फीलिंग को, इस इमोशन को वो एक्सप्रेस करते हैं। देन इसको रेगुलेट करते हैं, यानी कि प्रोसेस करते हैं, किस तरह से मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल एक टफ इमोशन है लाइक एंगर, लाइक स्ट्रेस, इमोशनल डिस्ट्रेस, इमोशनल पेन। अब उसको वो किस तरह से मैनेज करते हैं, उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। देन वो उस इमोशन पे रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, अपने इमोशन को किस अंदाज में वो देखते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं कि हम इमोशंस पे किस तरह वर्क कर सकते हैं। देन अब उस इमोशन को चेंज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसी वो क्या एक्टिविटी करते हैं कि किसी दूसरे इमोशन में वो इन्वॉल्व हो जाएं, लाइक दे वर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, तो अब उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट कर ली या उस जगह से वो चले गए, टाइम आउट ले लिया और उन्होंने कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर लिया जिससे वो अच्छा फील करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन उस इमोशन को चेंज कर सकता है, राइट। और अब थेरेपी रूम में, यहाँ पर आप क्लाइंट के साथ किस तरह से उनके इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, या उन्हें स्किल्स आप सिखा सकते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके थ्रू वो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सके। सो यहाँ पर रोल प्ले के थ्रू भी आप कर सकते हैं। दे आर प्रेजेंट हेयर, राइट। तो आप उनसे बातचीत करके, जिस तरह से रियल लाइफ में होता है, तो वो अपने इमोशंस को किस तरह से मैनेज करेंगे। इसे हम कह सकते हैं करेक्टिव इमोशनल रिस्पॉन्स। यानी कोई इमोशन डिस्टर्बिंग है, तो अब हम उस पर किस तरह वर्क करके, उसको किस तरह प्रोसेस करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। सो ये कुछ इंडिविजुअल इश्यूज हो सकते हैं जो रिलेशनशिप्स को इम्पेक्ट कर सकते हैं। सो इस अंदाज में हम उन पे वर्क कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब हम अपने इंटरेक्शंस में रिएक्टिव हो रहे होते हैं, हम रिएक्ट कर जाते हैं, तो तब इश्यूज हो सकते हैं। अब कम्युनिकेट करने वाला शख्स जो है वो, अगर तो वो बातचीत कर रहा है, अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है,
या दूसरा शख्स जो लिसन कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रिएक्टिव होने से। जब आप रिएक्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप इम्पल्सिवली कम्युनिकेट करें, आप ब्लेम कर रहे होंगे, आप क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, आप किसी पेन की वजह से आप रिवेंजिंग आपका एटीट्यूड होगा, या आप डोमिनेट करना चाह रहे होंगे कम्युनिकेशन को, या मे बी आप अवॉइड करना चाह रहे हो कुछ चीज़ें, या कुछ रिजिडिटी पाई जाती हो, राइट। आप अपनी बात पे अड़ जाते हैं या कुछ चीज़ें आप डिस्कस नहीं करते हैं। सो ये कम्युनिकेट, जब आप रिएक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसी तरह से रिसीविंग एंड पे जो लिसनर है, अब वो रेजिस्ट कर सकते हैं कि उन्होंने नहीं सुनना, दे कैन रेजिस्ट, या वो खुद से परसीव कर सकते हैं जिसे माइंड रीडिंग कहते हैं, या बात को सुन के वो उसे मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, कुछ और मीनिंग उन्होंने ले लिया उस बात का, वो खुद से जज कर सकते हैं, पैसिव हो सकते हैं, या प्री ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, पहले से वो कुछ सोच रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो उन बातों को ले रहे हैं। तो ये रिएक्टिव कम्युनिकेशन है, और आपने देखा कि यहाँ पर ये सारी चीजें नेगेटिव सेंस में आ रही हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है रिएक्टिव कम्युनिकेशन में, रिएक्टिव होने की वजह से, जब आप रिएक्ट कर रहे होते हैं। बट जो प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन है, उसके लिए वर्क किया जाता है। हमारा गोल होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो प्रोएक्टिव हो जाए, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हो जाए। तो अब प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले रिस्पेक्ट आ जाती है। अब यहाँ पर जो हमने ऊपर सारी बातें की हैं, इम्पल्सिविटी, ब्लेम्स का होना, क्रिटिसिज्म, रिवेंज, डोमिनेशन, अवॉइडेंस, रिजिडिटी, ये जो सारे इश्यूज हैं, सेंडर के भी और रिसीवर के भी, रेजिस्टेंस, माइंड रीडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन, जजमेंट, पैसिव होना, प्री ऑक्यूपाइड होना, अब ये सारे जो इश्यूज हैं अब प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन से रिजॉल्व हो जाते हैं। सो जो बात करने वाला है, जो सेंडर है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, इफ दे विल बी प्रोएक्टिव, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट आएगी, असर्टिव वे में वो कम्युनिकेट कर रहे हों। सो रिस्पेक्ट, देन एम्पैथी, वो जब कम्युनिकेट करेंगे दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे होंगे। सो एम्पैथी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एम्पैथी के बारे में कहा जाता है कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज इज एम्पैथी, यानी जितने भी नॉलेज हैं उनकी जो हाईएस्ट फॉर्म है नॉलेज की, वो एम्पैथी है। जब आप दूसरे शख्स के शूज में होते हैं, जब आप उनकी फीलिंग्स को शेयर कर रहे होते हैं, डीपली आप उन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करके अपना रहे होते हैं, यानी आप सेम फीलिंग्स में चले जाते हैं। सो एम्पैथी, अब ये प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव होना कम्युनिकेशन का, जो पर्पस है, जो इंटेंशन है, इट इज पॉजिटिव। देन सपोर्टिव, एक्सप्रेसिव, आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप दूसरे शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं। देयर कैन बी अ प्रॉब्लम विद देम, क्या पता वो मुश्किल टाइम से गुजर रहे हो, आप सपोर्टिव होते हैं यहाँ पे। सो ये प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन है। अब रिसीविंग एंड पे आ जाए, जो लिसनर है, अब वो जब सुन रहे हैं प्रोएक्टिवली, तो वो अटेंड कर रहे हैं, वो रेजिस्ट करने की बजाय आप क्या करें, अटेंड कर रहे हैं, वो टाइम दे रहे हैं, वो सुन रहे हैं, दे आर लिसनिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर एक्सेप्टिंग। अब जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो उससे टोटली एग्री ना कर रहे हैं, बट दे आर लिसनिंग, दे आर स्टिल लिसनिंग, दे आर एक्सेप्टिंग द पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो फीलिंग की शेयरिंग हो रही है तो वो उस फीलिंग को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और वैलिडेट कर रहे हैं, वो ओपन है।
वो सुनने के लिए रेडी हैं, वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज को सुनना चाहते हैं, वो फीलिंग्स को जानना चाह रहे हैं, दे आर ओपन, और वो रियलाइज भी कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं जो बात वो सुन रहे हैं। सो ये फर्क है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन।